स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने एक्सचेंज ऑफ गैसेस देखा था ना इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। वी स्टार्टेड विथ लोअर ऑर्गेनिज्म, जिसमें हमने देखा था कि उनकी बॉडी से ही वो रेस्पायर कर रहे हैं बाय डिफ्यूजन, क्योंकि उनका सेल या पूरी बॉडी डायरेक्ट कांटेक्ट में है ऑक्सीजन के सोर्स से, तो वो डिफ्यूजन से ही इन आउट कर लेते हैं ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। देन हम बात कर रहे थे हायर ऑर्गेनिज्म की, जिसमें हमने अलग अलग टाइप के तरीके देखे थे। समवेयर यूजिंग गिल्स, कुछ अपने स्किन को यूज कर रहे थे। देन ट्रैकियल देखा था हमने इंसेक्ट्स में, एंड देन वी कम टू लंग्स। ठीक है, लंग्स में भी हमने बात की थी कि जो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक पूरा रेस्पिरेटरी ट्रैक है एंड लास्ट में लंग्स है। तो रेस्पिरेटरी ट्रैक क्या क्या देखा था हमने इसमें, स्टार्टेड विथ नॉस्ट्रल्स, देन फॉलोड बाय नेजल चेम्बर्स, देन ग्लॉटिस, ग्लॉटिस लिखे थे राइट, लेरिंग्स बोल लो उसको, या फिर उसके बाद विंड पाइप एंड प्राइमरी ब्रोंकस। प्राइमरी ब्रोंकस लास्ट था ना, उसके बाद तो हमारे दोनों ब्रोंकस जो है वो एक एक लंग्स में एंटर कर रहे थे। ठीक है, जस्ट अ मिनट। हाँ चलिए, लंग्स के बारे में लिखते हैं। कहीं डालेगा लंग्स। ठीक है, इसमें लिखेंगे इन मेन देयर आर टू, इन मेन देयर आर टू, इन मेन देयर आर टू soft comma elastic
soft, elastic, pinkish colored, lungs, present in the, यहाँ पे आ जाओ फर्स्ट बेंच में, तो अंदर हो जाओ प्रेशर, present in the airtight, present in the airtight thoracic cavity, present in the airtight thoracic, THORACIC, thoracic cavity, one on either side of heart, one on either side of heart, बीच में हार्ट है और एक एक लंग्स आजू बाजू में हार्ट के, वन ऑन ईदर साइड ऑफ द हार्ट, ठीक है, फुल स्टॉप। नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे thoracic cavity is bounded by, thoracic cavity is bounded by, thoracic cavity is bounded by vertebral column, final chord, vertebral column, bounded by vertebral column on dorsal side, dorsal मतलब back side, on dorsal side, DORSAL, vertebral column on dorsal side, comma, ribs on lateral side, ribs, इसके बारे में बात की थी ना अपन, रिब्स के बारे में, पसलियां, रिब्स ऑन lateral sides, है ना, साइड वाइज lateral sides, and diaphragm on, and diaphragm, 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 ठीक है, DIAPHRAGM, diaphragm, on posterior side, नीचे साइड, on posterior side, डायफ्राम ये आप समझ लीजिए कि एक बॉर्डर है जो आपके थोरासिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी को सेपरेट कर रही है, ठीक है। तो स्टॉप, एक लाइन लिखेंगे डायफ्राम के बारे में, डायफ्राम इज अ मस्कुलर पार्टीशन, डायफ्राम इज अ मस्कुलर पार्टीशन, diaphragm is a muscular partition that separates thoracic cavity, that separates thoracic cavity from abdominal cavity, from abdominal, ABDOMINAL, from abdominal cavity. Stop. Lungs are conical shaped, lungs are conical shaped, lungs are conical shaped, comma, covered by a thin, covered by a thin, covered by a thin, comma, transparent, covered by a thin, comma, transparent, two-layered sac, two-layered sac called, two-layered sac called pleura, Pleura, two-layered sac called pleura, which protects the lungs, which protects the lungs, which protects the lungs from mechanical injuries, which protects the lungs from mechanical injuries and allow its
and allow its frictionless movements. Allow its frictionless movements. Allow its frictionless movements. आपका लंग्स भी मूव कर रहा है ना, बिकॉज डायफ्राम जब नीचे हो रहा है तो लंग्स नीचे हो रहा है, जब डायफ्राम ऊपर आ रहा है तो लंग्स भी ऊपर आ रहा है. बेसिकली लंग्स का भी मूवमेंट हो रहा है, तो वो फ्रिक्शनलेस हो, ये टू लेयर्ड सैक इंश्योर करेगी. ठीक है, ओके. ये तो बात हो गई लंग्स के आउटर स्ट्रक्चर की. इनर स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि अंदर कैसे प्राइमरी ब्रोंकस और फर्दर डिवाइड होके ब्रोंकियोल्स एंड फाइनली एल्वोलाई होते हैं. ठीक है, तो नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखेंगे इनसाइड द लंग्स, इनसाइड द लंग्स, इनसाइड द लंग्स a primary bronchus, inside the lungs a primary bronchus divides and redivides, primary bronchus divides and redivides to form a network, to form a network whose finest branches are, whose finest branches are, whose finest, finest मतलब जो सबसे लास्ट है, उसके बाद और फर्दर डिवीजन नहीं होगा. whose finest branches are bronchioles. स्पेलिंग लिखेंगे bronchioles. Finest branches are bronchioles and alveolar ducts, and alveolar ducts. डक्ट्स मतलब क्या होता है? डक्ट मतलब पैसेज होता है ना. डक्टिंग करते हैं ना हम, कई बिल्डिंगों में डक्टिंग होती है कि एक सेंट्रलाइज्ड बड़ा सा जंबो कूलर ऊपर छत में होगा और वहां से स्टील एल्यूमिनियम के पूरे वो डक्ट बनाते हैं जो अलग अलग रूम में जाकर के ओपन अप होते हैं. तो उससे क्या हो रहा है, एक बड़ा सा जंबो कूलर ऊपर चल रहा है और उसकी हवा जो है वो हर रूम तक पहुंच रही है वाया दोस डक्ट्स. तो यहाँ पे वो डक्ट का मतलब क्या है, ये जाके एल्वोलाई में ओपन होने वाला है. ठीक है, ब्रोंकियोल में क्या है, लास्ट में एल्वियोलर डक्ट है जो जाके एल्वियोलाई में ओपन अप हो जाएगा. ठीक है, तो एक लाइन एल्वियोलाई के लिखेंगे ईच एल्वियोलर डक्ट्स, ईच एल्वियोलर डक्ट्स, तभी नाम भी इसका एल्वियोलर है क्योंकि अल्टीमेटली इट ओपन्स इन द एल्वियोलाई. ईच एल्वियोलर डक्ट opens into an, each alveolar duct opens into an alveolar sac, alveolar sac called alveoli, called alveoli. Full stop. These are the sites of respiration. These are the sites, sites नहीं, जगह जहां एक्चुअल गैस एक्सचेंज होने वाला है हमारे मेन में. ठीक है, बाकियों के तो बॉडी में सरफेस में हो जा रहा है या स्किन से हो जा रहा है, गिल्स के थ्रू अंदर जा रहा है, बट हमारे में अल्टीमेटली कहां तक पहुंच रही है, एयर एल्वियोलाई तक, और एल्वियोलाई में ही क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है गैस का. ठीक है, तो दीज आर द साइट्स ऑफ रेस्पिरेशन. सो आर थिन वॉल्ड, है इनका थिन वॉल होना जरूरी, अगर थिक वॉल्ड होगा तो अगेन डिफ्यूजन नहीं हो पाएगा. सो आर थिन वॉल्ड कॉमा मॉइस्ट, कॉमा मॉइस्ट. एक और वर्ड लिखेंगे अपन, क्या लिखेंगे, फ्रॉग में लिखे थे अपन, देखो एक बार पीछे जहां आप लोगों ने स्किन रेस्पिरेशन लिखा था ना, वहां पे उनकी स्किन कैसी होनी चाहिए हमने लिखा था, वही 3 वर्ड यहां लिख रहे हैं अपन. उसमें 2 वर्ड लिख लिया हमने, वेस्कुलर एंड वेस्कुलर. समझ गए क्या? जहां भी हमको ये एक्सचेंज करवाना है ना फाइनल पॉइंट में, वो सरफेस पतला होना चाहिए, थोड़ा सा मॉइस्चर वाला होना चाहिए, मॉइस्ट होना चाहिए, और वेस्कुलर होना चाहिए. वेस्कुलर कहने का मतलब है कि वहां पे ब्लड वेसल्स होने चाहिए, तभी तो ये एक्सचेंज किसके साथ हो रहा है, ब्लड वेसल के साथ तो कर रहा है ना. ब्लड क्या लेके आया है, कार्बन डाइऑक्साइड. एल्वेलाई में क्या आ गया है, ऑक्सीजन, तो यहां एक्सचेंज हो रहा है.
अगेन टू करेक्ट, मैंने बोला था ना कि हम एयर ब्रीथ करते हैं, वी डू नॉट ब्रीथ जस्ट ऑक्सीजन। तो एयर जो गई है अंदर, और वो जो एयर आई है ब्लड के साथ, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, और हमने जो एयर ली है इनसाइड वो उसमें ऑक्सीजन ज्यादा है, तो वो उनका एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है। एंड अल्टीमेटली द एयर इज एक्सपेल्ड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, ठीक है। ओके, चलो मैकेनिज्म लिखते हैं इसका। वो जो रिब्स का मूवमेंट, डायफ्राम का मूवमेंट, मैंने उस दिन समझाया था ना कि कैसे रिब्स कम आउट एंड अपवर्ड, डायफ्राम फ्लैटन्स, फिर जब एक्सेलिंग होगी तो डायफ्राम डोम शेप का हो जाएगा, रिब्स इनवर्ड एंड डाउनवर्ड। समझ रहे हैं क्या? एयर का प्रेशर कैसे अंदर ज्यादा है, कम है, बाहर ज्यादा है, तो एयर रश करके अंदर गई, और जब अंदर ज्यादा होगा बाहर कम है तो रश करके बाहर आएगी। दैट इज मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, ठीक है। तो लिखेंगे एक हेडिंग, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। तो ब्रीदिंग का मतलब हमें पता है, इनहेलिंग ऑफ फ्रेश एयर, एक्सेलिंग ऑफ फाउल एयर, ठीक है। तो लिखेंगे इसमें हाइफन डाल के, इट इज द प्रोसेस ऑफ, it is the process of inhaling of fresh air, it is the process of inhaling of fresh air and exhaling of, and exhaling of, and exhaling of foul air, foul air, and exhaling of foul air with the help of two types of, with the help of two types of, with the help of two types of respiratory muscles, two types of respiratory muscles। हाइफन डाल के दोनों का नाम लिखेंगे। पहले लिखेंगे रिब, RIB, रिब और चेस्ट मसल्स, रिब और चेस्ट मसल्स, एंड दूसरा है डायफ्राम। ये दोनों के मूवमेंट से इनहेलेशन और एक्सहेलेशन पॉसिबल हो पा रहा है, ठीक है। These two respiratory muscles are involved in the mechanism of breathing। तो पहले इनहेलेशन लिखते हैं, फिर एक्सहेलेशन लिखते हैं कि इनहेलेशन में क्या क्या एक्टिविटी होगी और एक्सहेलेशन में क्या क्या होगा। तो इसमें ए करके लिखेगा इनहेलेशन, ए और बी दो पॉइंट लिखेंगे। पहले लिखेंगे इनहेलेशन, इनहेलेशन, INHALATION, इनहेलेशन, हाइफन डाल के, इट इज द प्रोसेस ऑफ, it is the process of, it is the process of intaking of, it is the process of intaking of fresh atmospheric air, fresh atmospheric air, fresh atmospheric air into the, into the alveoli, into the alveoli, into the alveoli, full stop। It involves, it involves contraction of respiratory muscles, it involves contraction of respiratory muscles, it involves contraction of, यहां कॉन्ट्रैक्शन होगा तो वहां रिलैक्सेशन होगा, contraction of respiratory muscles due to which, due to which, due to which diaphragm is lowered, due to which diaphragm is lowered, diaphragm is lowered, 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 and becomes flat, and becomes flat। अदरवाइज वो डायफ्राम ऐसा रहता ना, ये मैंने आपको कल लंग्स बनाकर दिखाया था, ये प्राइमरी ब्रोंक का है, दिस इज लंग्स, और डायफ्राम की इनिशियल पोजीशन ऐसी होती है,
डोम जैसे। पर अभी कॉन्ट्रैक्शन के समय कैसा हो जाता है, फ्लैट, ठीक है, बिकम्स फ्लैट, कॉमा, रिब्स मूव अपवर्ड एंड आउटवर्ड, रिब्स मूव अपवर्ड एंड आउटवर्ड, रिब्स मूव अपवर्ड, ऊपर भी आएगी और बाहर की तरफ भी आएगी, रिब्स मूव अपवर्ड एंड आउटवर्ड, फुल स्टॉप, ड्यू टू दीज मूवमेंट्स, दोनों मूवमेंट के कारण, ड्यू टू दीज मूवमेंट्स, ड्यू टू दीज मूवमेंट्स, thoracic cavity increases, thoracic cavity, thoracic cavity increases in all direction, in all direction, thoracic cavity increases in all direction and causes expansion of lungs, and causes expansion of lungs, causes expansion of lungs and decreases the air pressure, and decreases the air pressure, and decreases the air pressure inside the lungs, inside the lungs, inside the lungs, then the atmospheric pressure, जो बाहर की तरफ है, then the atmospheric pressure, then the atmospheric pressure. So stop, last line, to equalize the pressure, to equalize the pressure, to equalize the pressure, the fresh air rush into the lungs, बाहर प्रेशर ज्यादा है, अंदर प्रेशर कम है, तो हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ ही एयर ट्रैवल करेगी. टू इक्वलाइज द प्रेशर, द फ्रेश एयर रश इनटू द लंग्स, द फ्रेश एयर रश इनटू द लंग्स, दिस इज कॉल्ड इंस्पिरेशन, या वही इनहेलेशन, उसका एक और नाम, दिस इज कॉल्ड इंस्पिरेशन या इनहेलेशन. ठीक है, तो क्या लिखा हमने पूरा कि उन दो मूवमेंट्स के कारण डायफ्राम का नीचे होना कॉन्ट्रैक्ट होकर के रिलैक्स होगा तो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा, रिलैक्स पोजीशन. पर वो मसल्स का काम ही होता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं. ठीक है, हर मसल्स का, नॉट जस्ट दीज मसल्स, हमारे हाथ पैर में भी जो मसल्स हैं, तो मसल्स ऑल अराउंड अवर बॉडी, उनका यही दो फंक्शन होता है, कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स, जिससे वो मूवमेंट करते हैं. तो कॉन्ट्रैक्शन के समय क्या हो रहा है, डायफ्राम फ्लैट हो रहा है, रिब्स आउटवर्ड एंड अपवर्ड आ रहे हैं. इससे क्या हो रहा है, चेस्ट का रीजन नीचे से भी बड़ा हो रहा है, क्योंकि डायफ्राम पहले ऊपर था तो चेस्ट कैविटी छोटी थी, पर अब ये नीचे हो गया तो चेस्ट कैविटी बड़ी हो गई. रिब्स भी बाहर की तरफ आए तो फूला ना छाती, तो उससे आपका चेस्ट कैविटी बड़ा हो गया. ठीक है, तो लंग्स एक्सपैंड हुआ और उसके कारण अब उसके अंदर एयर तो थी नहीं, तो लो प्रेशर क्रिएट हुआ, तो उसके कारण जो बाहर का प्रेशर था विच वाज हायर देन द इनसाइड प्रेशर, उसके कारण आपकी एयर जो है वो लंग्स के अंदर रश होके गई. ठीक है, तो ये तो हुआ कब का, कॉन्ट्रैक्शन का. अब जब रिलैक्सेशन होगा तब रिब्स वापस पीछे आएंगी, जब पीछे आएंगी तो वो भी लंग्स को पिचकाएंगी, लंग्स कॉन्ट्रैक्ट करेगा. अभी एक्सपैंड करा था ना, अब लंग्स कंप्रेस होगा. क्यों कंप्रेस होगा, क्योंकि उसको दोनों तरफ से धक्का मिलने वाला है. कौन दोनों तरफ से, रिब्स अंदर की तरफ आएंगी तो लंग्स को पुश करेंगी, और डायफ्राम ऊपर की तरफ आएगा तो भी लंग्स को नीचे से पुश करेगा. तो उस केस में अब अंदर एयर प्रेशर लंग्स के अंदर ज्यादा हो जाएगा बाहर से, और एयर रश होके बाहर आएगी, दैट इज एक्सेलेशन. अब अगर इसको इंस्पिरेशन बोले तो उसको क्या बोलेंगे, बोलो बोलो, उसको एक्सपिरेशन. ठीक है, एक इंस्पिरेशन तो इन, एग्जिट के लिए एक्स, तो एक्सपिरेशन. ठीक है, चलिए उसके लिए लिखो आप लोग एक्सेलेशन, बी हेडिंग रहेगा आपका एक्सेलेशन. चलो उसको लिखना चालू करो तो अपने से ही, जैसे उसको लिखे ना वैसे इसको लिखना, पूरा उल्टा होगा बस. वहां पे क्या लिखे थे शुरुआत में, इट इज अ प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ फ्रेश एयर, तो यहां पे क्या करेंगे, एक्सेल मत लिखो, क्या लिखेंगे,
एक्सेल की जगह या इनहेल की जगह, सॉरी, इनटेकिंग है ना, इनटेकिंग का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? एक्सपेलिंग बोल सकते हैं क्या? एक्सपेल करना, बाहर करना। तो इट इज द प्रोसेस ऑफ एक्सपेलिंग हो जाएगा, इनटेकिंग की जगह एक्सपेलिंग। अब फ्रेश एयर मत लिख देना, फ्रेश एयर कोई लेके फ्रेश एयर कोई बाहर कैसे करोगे? तो फ्रेश की जगह क्या हो जाएगा? फाउल एयर। ठीक है, ओके, आगे बढ़ो। और फिर अगले लाइन में जो आपका रेस्पिरेटरी मसल का कॉन्ट्रैक्शन था, यहां क्या हो जाएगा? रिलैक्सेशन। पूरा ऑपोजिट लिखना है ऊपर वाले का। आपका डायफ्राम आपने ऊपर लिखा था कि इट बिकम्स लोअर एंड फ्लैट, अब क्या हो जाएगा? रेज्ड। लो था, अब रेज हो गया, एंड बिकम कर्व, उसको डोम शेप बोल रहा हूं बार बार, है ना, एंड बिकम्स डोम शेप। लिख पाएंगे? इट इज द प्रोसेस ऑफ एक्सपेलिंग ऑफ फाउल एयर। इसके क्या लिखे? इनटू द लंग्स तो नहीं लिख दियो? क्या लिखे? हाँ, आउट ऑफ बॉडी लिख दो ना, खत्म। आउट ऑफ बॉडी, आउट ऑफ बॉडी। ठीक है, फिर उसके बाद वहां क्या लिखे थे? इट इन्वॉल्व्स कॉन्ट्रैक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी मसल था, तो अब क्या हो जाएगा? रिलैक्सेशन। इट इन्वॉल्व्स रिलैक्सेशन ऑफ रेस्पिरेटरी मसल्स। इट इन्वॉल्व्स रिलैक्सेशन ऑफ रेस्पिरेटरी मसल्स। वहां क्या लिखे थे मसल्स के बाद? ड्यू टू, हाँ, टू ड्यू टू विच लिखो, ड्यू टू विच डायफ्राम इज लोअर्ड था, अब डायफ्राम इज रेज्ड लिखोगे। ड्यू टू विच डायफ्राम इज रेज्ड एंड बिकम्स फ्लैट था वहां पे, यहां पे बिकम्स डोम शेप्ड। कर्व भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। बिकम्स डोम शेप्ड। क्या हो गया? ड्यू टू विच डायफ्राम अरे पिछला पीछा दिखते रहो ना। डायफ्राम बिकम्स, सॉरी, डायफ्राम इज रेज्ड एंड बिकम्स डोम शेप्ड। और रिब्स के बारे में, एंड रिब्स मूव इनवर्ड, पहले आउटवर्ड, हाँ चलो, डाउनवर्ड एंड इनवर्ड। वहां लिखे थे अपवर्ड एंड आउटवर्ड, तो यहां अपवर्ड का उल्टा क्या हो जाएगा? और आउटवर्ड का उल्टा इनवर्ड। लिख लिए? अब ऊपर क्या लिखे थे कि इस मूवमेंट के कारण लंग्स क्या हो गया? एक्सपैंड हो गया। एक्सपेंशन लिखे ना, एक्सपेंशन ऑफ लंग्स। तो अब क्या लिखेंगे? ड्यू टू दिस मूवमेंट्स लंग्स कंप्रेस हो गया। एक्सपेंशन का ऑपोजिट कंप्रेशन, कॉन्ट्रैक्शन का ऑपोजिट रिलैक्सेशन। ठीक है, लिखो, कंप्लीट करो पूरा लाइन। ड्यू टू दीज मूवमेंट्स, वहां क्या लिखे थे? थोरैसिक कैविटी इंक्रीजेज इन ऑल डायरेक्शन, अब क्या होगा? डिक्रीजेज इन ऑल डायरेक्शन, क्योंकि अब अंदर और ऊपर आ रहा है ना वो, तो उससे आपका थोरैसिक कैविटी छोटा हो जाएगा। डिक्रीजेज इन ऑल डायरेक्शन, विच ऊपर लिखे थे विच कॉज एक्सपेंशन ऑफ लंग्स, यहां हो जाएगा विच कंप्रेसेस द लंग्स, या विच कॉज कंप्रेशन ऑफ लंग्स, चलेगा, दोनों दोनों करेक्ट है लिखना। विच कंप्रेसेस द लंग्स, विच कंप्रेसेस द लंग्स। हुआ यहां तक सबका? Due to these movements, the thoracic cavity decreases in all direction, which compresses the lungs. अब क्या होगा लाइन अगला? क्या था उसमें लाइन? कि प्रेशर लंग्स के अंदर कम था एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, सो फ्रेश एयर रश इनटू द लंग्स। तो अब क्या होगा कि दिस इंक्रीजेस द प्रेशर, लिखो, दिस इंक्रीजेस द प्रेशर, दिस increases the pressure inside the lungs, this increases the pressure inside the lungs
देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वहां हमने लिखा था कि दिस डिक्रीजेस द प्रेशर इनसाइड द लंग्स देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और यहां पे दिस इंक्रीजेस द प्रेशर इन द लंग्स देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर. अब लास्ट लाइन जल्दी बताओ. टू इक्वलाइज द प्रेशर, क्या, द फाउल एयर rushes out of the lungs. This is called expiration. This is called expiration. ठीक है, this is called expiration. ठीक है, तो इनहेलेशन का ही एक और नाम इंस्पिरेशन था, एक्सहेलेशन का एक और नाम एक्सपिरेशन है. ठीक है, और ये पूरा मैकेनिज्म समझ में आ रहा है कि कैसे एयर इन गई, कैसे एयर आउट हो गई. ठीक है, चलिए नोट करके एक पॉइंट लिखेंगे कि ये जो एयर अंदर गई है ऑक्सीजन वाली, ये हमारे सेल्स तक कैसे पहुंच रही है. तो नोट करके एक पॉइंट लिखेंगे, during the exchange of gases, during the exchange of gases, during the exchange of gases at alveoli, वही हो रहा है एक्सचेंज, है ना, वही आपका एक्सचेंज का पॉइंट है. during the exchange of gases at alveoli, comma, the oxygen enters the oxygen enters the oxygen enters the blood, the oxygen enters the blood. ये ब्लड वही है जो कार्बन डाइऑक्साइड कैरी करके लेके आया है, तो उस टाइप के ब्लड को कहते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. क्या बोलते हैं, डीऑक्सीजन. यानी ये बोलो कि उसके अंदर ऑक्सीजन नहीं है तो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है. पर जब वो एक्सचेंज करेगा ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड दे दिया उसने एल्वेओलाई को, और बदले में उससे क्या लिया उसने, तो अब वो क्या बन गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड. ठीक है, तो क्या लिखे, एंटर्स द ब्लड विच बिकम्स ऑक्सीजनेटेड, which becomes oxygenated, which becomes oxygenated. ठीक है, बट ये ऑक्सीजन मिलता किसके साथ है, ब्लड में भी आपका एक कंपोनेंट होता है जिसको अपन कहते हैं हीमोग्लोबिन. तो ब्लड में जो आरबीसी के पास होता है ना हीमोग्लोबिन, तो ये ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन का मिलकर क्या बना लेता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन. आप ये बोल सकते हो कि हीमोग्लोबिन ही है जो आपके ऑक्सीजन को कैरी करके लेके जा रहा है. ओवरऑल तो ब्लड ही कैरी करके लेके जा रहा है, पर ब्लड के अंदर भी कौन है, स्पेसिफिकली हीमोग्लोबिन. कभी कभी हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन कम होता है तो वी स्टार्ट फीलिंग वीक वीक, हमें वीकनेस आ जाती है. तो उसका कारण है कि हीमोग्लोबिन की क्वांटिटी कम हो गई है, तो आप सोचो कैरियर्स कम हो गए हैं जिससे ऑक्सीजन हमारे सेल्स तक पहुंच रहा था. तो अगर ऑक्सीजन की कमी होगी सेल्स के अंदर तो एनर्जी कम बनेगी, और एनर्जी कम बनेगी तो यू विल अल्टीमेटली फील वीकर. समझ गए क्या, ओके. Which becomes oxygenated, full stop. During oxygenation, during oxygenation, during oxygenation, the oxygen combines with hemoglobin, the oxygen combines with hemoglobin, HAEMOGLOBIN. The oxygen combines with hemoglobin of the RBCs, of the RBCs, red blood corpuscles या red blood cells, of the RBCs to form oxyhemoglobin. बस पूरे हीमोग्लोबिन की स्पेलिंग के आगे ऑक्सी लगा देना, OXY, oxyhemoglobin. Full stop. So hemoglobin is called respiratory pigment. So hemoglobin is called
रेस्पिरेटरी पिगमेंट। ठीक है, फुल स्टॉप। व्हेन दिस ऑक्सीजन रीचेस द सेल, when this oxygen reaches the cell, when this oxygen reaches the cell, comma, it is utilized for producing energy. It is utilized for producing energy. It is utilized for producing energy. वो अपन ने देखा सेलुलर रेस्पिरेशन में, याद है? ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन गिव CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी 38 ATP माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर स्टोर हो जाएगी। समझ रहे हैं? दोनों प्रोसेस का लिंक हो रहा है ना अब। ठीक है, हमने जो खाना खाया था वो रेस्पिरेशन में ही ब्रेक डाउन हो रहा है, और उसको कौन ब्रेक डाउन कर रहा है? ऑक्सीजन। तो जो हमने एयर ब्रीथ की थी, ये एक्चुअली ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन है, कि जो एयर ऑक्सीजन हमने लिया था अंदर, वो अंदर जाके कर क्या रहा है? व्हाट इज द रोल ऑफ ऑक्सीजन, हाउ इट इज यूटिलाइज्ड इन आवर बॉडी। तो वो एल्वेलाई तक पहुंच के सिर्फ घूमने थोड़ी ना गया है एल्वेलाई तक, वो वहां पे क्या करेगा? डिफ्यूजन से वेसल्स तक जाएगा, ब्लड तक पहुंचेगा, हीमोग्लोबिन के साथ मिल करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनेगा, ताकि वो कैरी होकर के सेल्स तक पहुंच सके। वो भी डायरेक्ट नहीं जाएगा ना, ये पहले हार्ट में जाता है, फिर हार्ट उसको भेजता है। वो अपन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में और डिटेल में पढ़ेंगे कि कैसे, मतलब कौन सा आर्टरी है या वेन है जो लंग्स के पास आया है ऑक्सीजन लेने के लिए, और फिर वो ब्लड को लेकर जाएगा हार्ट के पास, फिर हार्ट से पूरे बॉडी में सप्लाई कौन करने वाला है, और पूरे बॉडी से हार्ट में कौन लेके आने वाला है वापस। ये पूरा साइकिल चलता रहेगा। फिर समझ रहे? तो उसका मेन ऑर्गन कौन है? हार्ट, विच इज द पंपिंग ऑर्गन। अगेन वो भी मसल्स है ना, हार्ट में भी पूरा मसल्स है, तो वो भी कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करके सारे ब्लड को बॉडी में मूव करवाएगा टू लंग्स। ठीक है, चलिए, वही ब्लड के अंदर ऑक्सीजन आ जाना। अगर ऑक्सीजन नहीं है तो अपन उसको डीऑक्सीजनेटेड बोलते हैं, या प्यूरिफाइड ब्लड बोल लो। ऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब प्यूरिफाइड ब्लड होता है। ठीक है, तो एक्चुअली हार्ट क्या करता है? पूरे ऑर्गन से, पूरे बॉडी से इम्प्योर ब्लड को पहले लेता है, फिर उसको प्यूरिफाई करने के लिए लंग्स के पास भेजता है। लंग्स प्यूरिफाई करके उसको वापस से हार्ट के पास भेजेगा कि लो भाई, आपने जो काम दिया था वो हमने कर दिया, अब आप इसको सप्लाई कर दो वापस से। तो ये सप्लाई कर देता है। ठीक है, पर ये एक साथ नहीं होता ना कि पूरा 6 लीटर एक साथ आया है गंदा होके, फिर ये पूरा 6 लीटर एक साथ जाएगा साफ होने, फिर वो पूरा 6 लीटर एक साथ साफ होके आएगा, और फिर वो 6 लीटर पूरा, तब तक बाकी सब ऑर्गन में क्या रहेगा? समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? तो ये प्रोसेस चलता रहेगा। वो 6 लीटर ब्लड इतने छोटे से हार्ट में कहाँ आएगा? हमारा हार्ट इतना ही होता है ना, जितना हमारा फिस्ट का साइज है इतना ही हमारा हार्ट होता है। एट द सेंटर, स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड्स लेफ्ट, तो बोल देते हैं कि दिल लेफ्ट में होता है। एक्चुअली वो होता सेंटर पे है, बस थोड़ा सा वो लेफ्ट की तरफ झुका हुआ होता है। समझ रहे हैं क्या? बट बिटवीन द लंग्स, अभी देखिए ना अपन, ऑन ईदर साइड ऑफ लंग हार्ट, एक लंग्स इधर, तभी तो लंग्स के पास पहुंचाना उनको आसान है ना, यहीं से ही तो पहुंचाना है। बीच में हार्ट थोड़ा सा पंप करेगा तो पूरा का पूरा जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो चला जाएगा लंग्स में, और लंग्स को भी आसानी है उसको वापस भेजने के लिए हार्ट में। बस थोड़ा दिक्कत वाला काम क्या है कि जब हार्ट को प्योर ब्लड सप्लाई करनी है तो ऊपर भी भेजना है ना, नीचे तो चलो ग्रेविटी से चला जाएगा ब्लड नीचे वाले पार्ट्स में, हार्ट यहाँ पे है ना, तो अपर बॉडी को भी देना ना ब्लड, तो इसलिए उसको जोर से पंप करना पड़ता है, अपने आप को जोर से पिचकाना होता है, कॉन्ट्रैक्ट करना होता है, जिससे ब्लड ऊपर तक जा सके। अगेंस्ट ग्रेविटी जा रहा है कि नहीं? अगेंस्ट ग्रेविटी क्या हम ऊपर पहुंचाने के लिए उल्टा थोड़ी ना होता है कि ऐसे जाएगा ब्लड नीचे, अपने आप जा रहा है ब्लड, राइट? क्योंकि हार्ट हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन इतना फास्ट होता है कि उसके कारण ब्लड ऊपर रश होके चला जाता है, और इतना ही तो डिस्टेंस कवर करना है उसको, है ना? ठीक है, चलो नेक्स्ट हेडिंग डाल लेते हैं, थर्ड लाइफ प्रोसेस, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन। 2 लाइफ प्रोसेस हो गए हमारे। थर्ड लाइफ प्रोसेस, आपने क्या नंबरिंग दे रहे हो प्रोसेस को मुझे नहीं पता, मैं तो ये नंबरिंग दे रहा था शुरू से। तो 1 वाज न्यूट्रिशन, सेकंड वाज रेस्पिरेशन, थर्ड इज ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन, इसकी जरूरत भी ना सिर्फ हायर ऑर्गेनिज्म को पड़ती है, क्योंकि उनकी बॉडी बड़ी है,
कॉम्प्लेक्स है। अब सिंगल सेल वाले को कहाँ कहाँ भेजना है? सिंगल सेल वाले को भेजना ही नहीं है ना, उसका तो वही सेल उसका पूरा बॉडी है, तो वही खाएगा पिएगा वही निकाल देगा। बट बड़े बॉडी को, कॉम्प्लेक्स बॉडी को ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की जरूरत है। जैसे प्लांट में भी आप देखोगे तो एल्गे होता है ना, एल्गे भी प्लांट्स की कैटेगरी में आते हैं, दे आल्सो प्रिपेयर देयर फूड। तो एल्गे कितने छोटे छोटे से होते हैं ना, काई, तो उनको जरूरत ही नहीं है ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की, तो उनके पास जाइलम फ्लोएम नहीं होता। क्या नहीं होता उनके पास? जाइलम एंड, यही तो है उनका वेस्कुलर टिश्यू। उनका वेस्कुलर टिश्यू क्या है? जाइलम एंड फ्लोएम, कॉम्प्लेक्स टिश्यू। याद है कि प्लांट्स के पास सिंपल टिश्यूज होते हैं, पेरेन्काइमा, कॉलन एंड स्क्लेरेन्काइमा, जो एक जैसे सेल के बने हुए होते हैं। और दूसरे टाइप के टिश्यूज होते हैं कॉम्प्लेक्स, विच आर मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स। टिश्यूज है तो नंबर ऑफ सेल से ही मिलकर बना होगा ना, तो अगर वो सेल एक जैसे हैं तो सिंपल टिश्यू, पेरेन, कॉलन, स्क्लेरेन। अगर वो टिश्यूज अलग अलग टाइप के सेल से मिलकर बने हैं तो कॉम्प्लेक्स, जाइलम एंड फ्लोएम। किसी को याद है जाइलम के 4 सेल्स के नाम क्या क्या थे? जाइलम फाइबर, ओके, और जाइलम का पेरेन्काइमा, ठीक है, दो और थे। हो गया ना फाइबर। ट्रैकिड्स एंड वेसल्स, 4 होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट वेसल होता है, उसको थोड़ा सा हेल्प करता है ट्रैकिड्स, और बाकी उसके स्टोरेज और सपोर्ट देने वाले हैं पेरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, जिसको अपन फाइबर भी बोलते हैं। ठीक है, ऐसे ही पेरेन्काइमा, सॉरी, ऐसे ही फ्लोएम के भी 4 सेल्स थे, तभी तो इनको कॉम्प्लेक्स टिश्यू बोल रहे हैं ना, बिकॉज दे आर नॉट मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ सेल्स। In fact, they are made up of 4 different type of cells. तो फ्लोएम के क्या क्या थे? उसका भी पेरेन्काइमा था, उसका भी स्क्लेरेन्काइमा था, फाइबर था। उसके अलावा कंपेनियन सेल थे एंड सीव ट्यूब सेल्स। सीव ट्यूब सेल इंपॉर्टेंट था, उसको हेल्प करने वाला कंपेनियन सेल था, और बाकी दोनों स्टोरेज और सपोर्ट के लिए थे। ठीक है, तो ये इन दोनों की हेल्प से प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। किसका किसका? वाटर एंड मिनरल्स का थ्रू जाइलम, एंड फूड का थ्रू फ्लोएम। समझ रहे हैं? ये हुआ प्लांट का ट्रांसपोर्टेशन। और जब हम अपनी बात करेंगे तो हार्ट, ब्लड एंड ऑल द ब्लड वेसल्स, ये मिला के बना रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। ठीक है, तो चलो पहले प्लांट्स की बात करते हैं, फिर एनिमल की बात करेंगे। तो इसमें पहला हिंट डाल लेना, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। फ्राइडे को रिफ्रैक्शन का टेस्ट रहेगा ना, फ्राइडे रिफ्रैक्शन, मैंने काफी दिन पहले बोला था रिफ्रैक्शन पढ़ना चालू कर दो। रिफ्लेक्शन बस हुआ था, अब रिफ्रैक्शन, फिर मैंने वही बोल दिया था ना कि पूरे चैप्टर के टेस्ट ले लूंगा, बोला था ना ऐसा। बट चलो ठीक है, रिफ्रैक्शन का ही दे देना बस। ठीक है, रिफ्रैक्शन मतलब पूरा स्टार्टिंग से रिफ्रैक्शन की, रिफ्रैक्शन क्या होता है, फिर 2 टाइप का बेंडिंग पड़े थे, टुवर्ड्स द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। फिर उसके 2 लॉ थे, स्नेल्स लॉ वाला एक नया लॉ था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और फिर ग्लास स्लैब, फिर कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव लेंस, उसके न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो फ्राइडे को रिफ्रैक्शन का टेस्ट देंगे। आप जो नहीं पढ़े हैं वो मत देना, पर बाकी लोग तो पढ़े, मेरे ख्याल से सिर्फ आप नहीं पढ़े हो। आप भी पढ़ लिए थे देवेश, रिफ्रैक्शन में ज्वाइन कर लिए थे, अच्छा आप नहीं पढ़े हो। हाँ, तो क्या हाथ उठा रहा है? तेरे तो स्कूल में हो गया ना, तो स्कूल में भी टेस्ट दे दिया है ना, तो यहाँ टेस्ट दे, तो बाकी सब देंगे, सिर्फ आप, अजीता और कपिल शर्मा। तोशा, आप तो ऐसे हर में छुट्टी मार लोगे तोशा, तो फिर कैसे करोगे एक भी टेस्ट? तो फिर 2 टेस्ट, तो फिर हाथ क्यों उठा रहे हो? हाँ, तो ऐसे ही तो आपका सारे टेस्ट टूटते जा रहे हैं ना, सारे चैप्टर टूटते जा रहे हैं, आपकी नोट्स कॉपी भी कंप्लीट नहीं होगी। मुझे नेक्स्ट क्लास में आप कॉपी दिखाओगे अपनी, वो बीच में सारे लेक्चर वीडियो डालने का भी क्या मतलब जा रहा है? आप तो वीडियो देख रहे हो, आप वीडियो जो छूटे, तो कॉपी कंप्लीट होनी चाहिए फिर आपकी। चलिए, तो ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स सबसे पहले पढ़ेंगे, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। मैंने आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिया कि यहां पर होता है थ्रू जाइलम एंड फ्लोएम। ठीक है, चलो इसमें लिखेंगे, इन प्लांट्स, इन प्लांट्स, इन प्लांट्स, water and minerals, in plants, water and minerals
and food needs to be transported needs to be transported needs to be transported to various parts of plant to various parts of plant to various parts of plant. Full stop. It is achieved by it is achieved by it is achieved by two complex tissues. It is achieved by two complex tissue called xylem and phloem. XYLEM and phloem. PHLOEM. Xylem and phloem. नीचे लाइन में एक सब डालेंगे. ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स. पहले वाटर मिनरल्स की बात करते हैं. ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स. ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स. लिखेंगे द प्लांट एब्सॉर्ब्स वाटर एंड मिनरल्स. सिर्फ वाटर नहीं है ना, क्योंकि हम अब उसी सॉइल में मैन्योर भी डाल रहे हैं, फर्टिलाइजर भी डाल रहे हैं, तो ये सब पानी में डिसॉल्व भी हो रहे हैं ना. तो सिर्फ पानी ऊपर नहीं जाता, पानी के साथ मिनरल भी जा रहा है डिसॉल्व होके. तो उसको अपन सिर्फ वाटर नहीं बोलेंगे, वाटर एंड मिनरल्स बोलेंगे, या उसको आप बोल सकते हो सैप. SAP. तो सैप का मतलब ये होता है कि नॉट जस्ट वाटर, वाटर में कुछ ना कुछ डिसॉल्व है, और वो कुछ ना कुछ क्या है, मिनरल्स. ठीक है. हाँ. तो द प्लांट एब्सॉर्ब्स वाटर एंड मिनरल्स from the soil by roots. यहां क्या होगा, ऑस्मोसिस. रूट सेल्स के अंदर पानी एंटर कर रहा है, एंडो ऑस्मोसिस. समझ रहे हैं. पानी का मूवमेंट को ऑस्मोसिस बोलते हैं ना. गैसेस के मूवमेंट के लिए वी यूज द वर्ड डिफ्यूजन, बट पानी के लिए या सॉल्वेंट के लिए क्या वर्ड यूज करेंगे, ऑस्मोसिस. The plant absorb water and mineral from the soil by roots. Full stop. These are transported to these are transported to various parts like stem, leaves and flowers. Stem, leaves and flowers. Full stop. This upward movement of water is called this upward movement of water is called ascent of sap. Ascent of sap. ASCENT SAP. Ascent of sap. Ascent का मतलब प्रोग्रेस करना, ऊपर चढ़ रहा है पानी. Ascent of sap. Full stop. Xylem helps in upward movement of water and minerals. Xylem helps in upward movement of water and minerals. Xylem helps in upward movement of water and minerals from the roots to various parts of a shoot. From the roots to various parts of a shoot. First up, it also helps in mechanical support. उसके पास स्क्लेरेन्काइमा इसलिए तो है. It also helps in mechanical support. It also helps in mechanical support. ठीक है. बट सवाल ये आता है कि पानी अपने आप कैसे ऊपर चढ़ रहा है ना, अगेंस्ट ग्रेविटी जा रहा है ना पानी ऊपर.
तो ऐसे कोई मोटर भी नहीं लगी कि मोटर से पानी ऊपर जा रहा होगा, जैसे हमारे कूलर में पानी ऊपर जाता है तो नीचे एक पंप लगा हुआ है जिससे पानी ऊपर जा रहा है, राइट। तो यहाँ ऐसा क्या हो रहा है कि पानी ऊपर चढ़ जा रहा है अपने आप। समझ रहे मेरा क्वेश्चन? हाँ, जाइलम टिश्यू मूव थोड़ा करता है, जाइलम तो जो एक पाइप है, पाइप के अंदर वाटर ऊपर जा रहा है ना, तो वो ऊपर कैसे खींचा जा रहा है? तो एक आप एक नॉर्मल डे टू डे लाइफ में एक चीज हम ऑब्जर्व करते हैं, कई बार हम कूलर में पानी भरते हैं ना, तो आप देखेंगे कूलर में पानी भरने के लिए मान लो कूलर थोड़ा हाइट पे है, अपने नीचे से पाइप ऐसा लेके आए और उसके ऊपर ऐसा डाले, पर जैसे आप ऐसा डालते हो ना तो पानी आना बंद हो जाता है पाइप में, क्योंकि उसमें ही पानी को ऊपर चढ़ना होता है। पाइप ऐसे नीचे से आया और फिर आपका ऊपर कूलर ऊपर है तो आप पाइप को ऐसा डाल दिए ऊपर, तो अब तो पानी को यहाँ तक तो नीचे आना है, पर यहाँ से तो ऊपर चढ़ना ना पानी को, पानी ऊपर नहीं चढ़ पाएगा अपने आप अगेंस्ट ग्रेविटी। तो आप क्या करते हो उस केस में? हाँ, पानी तेज कर देता, पानी फुल है, अब बताओ। हाँ, कैसे? वहां पीछे जाके धक्का देंगे नल को, बंद करते हैं या फिर बंद नहीं करते? हम क्या करते हैं, उसको मुंह में लेके सक करते हैं ऊपर। जैसे आप लोग स्ट्रॉ से पानी नहीं पीते हो क्या? कोल्ड ड्रिंक नहीं पीते हो कभी? अच्छा, ग्लास से पी लेती हो। स्ट्रॉ से पीते हैं तो कैसे पीते हैं? खींचते हैं ना पानी के ऊपर, दैट इज कॉल्ड सकिंग। तो वहां क्या कर रहे हो आप एक्चुअली? सक करके प्रेशर को कम कर रहे हो ऊपर की तरफ। अब हमको पता है कि जैसे एयर हाई प्रेशर से लो प्रेशर में आ रही थी, वैसे ही लिक्विड भी आपका हाई प्रेशर से लो प्रेशर में जाएगा। कैसे हाई प्रेशर है लिक्विड में? देखो ये आपका मान लीजिए, मैं ये स्ट्रॉ का एग्जांपल दे रहा हूं कि स्ट्रॉ यहां पर है, ठीक है, पाइप। अब आपने यहां से सक किया तो प्रेशर यहां कम हुआ और यहां तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है ना नीचे की तरफ, तो ये ऐसे रश करके अंदर चढ़ता है पाइप में। सेम इज हैपनिंग इन द जाइलम वेसल ऑल्सो। आपने सक करके, तो आप सक तो नहीं करते ऊपर, है ना, कि हम जाकर के स्टेम को पकड़ के ऐसा सक कर रहे हैं, तो वहां ये सकिंग कैसे हो रही है ना? हाउ इज दैट सक्शन पुल? इसको क्या बोलते हैं? सक्शन पुल। क्योंकि पानी आप ऊपर खींच रहे हो तो इसको कहते हैं पुलिंग। आप दबा थोड़ा रहे हो पानी को, आप सक करके पानी को क्या कर रहे हो? पुल कर रहे हो। तो इस पुल को या इस फोर्स को हम क्या बोलते हैं? सक्शन पुल। तो यहाँ पे तो हमने क्रिएट किया वो पुल। प्लांट्स में ये पुल कैसे क्रिएट होगा? तो एक फिनोमिना होता है प्लांट्स में जिसको हम कहते हैं ट्रांसपीरेशन। क्या बोलते हैं? ट्रांसपीरेशन में क्या हो रहा है? लीव्स है यहाँ पे, उस लीव से कंटिन्यूअसली वाटर का लॉस हो रहा है, और वाटर के लॉस होने के कारण वहां पे एक लो प्रेशर क्रिएट हो रहा है, वैक्यूम क्रिएट हो रहा है, जिसके कारण पानी ऊपर चढ़ रहा है। तो वो सक्शन पुल वहां पे कौन क्रिएट किया है? ट्रांसपीरेशन ने। फिर वाटर की भी एक प्रॉपर्टी होती है कि वो कोहेसिव फोर्स शो करता है। कोहेसिव फोर्स का मतलब है कि पानी की एक बूंद दूसरे बूंद को अट्रैक्ट करती है, दूसरे को तीसरी, तीसरे को चौथी, पानी एक साथ चलता है। समझ रहे हैं क्या? ऐसा नहीं होता ना कि अपन ने पानी को ऐसा बहाया तो एक मॉलिक्यूल आगे चला गया बाकी पीछे रह गया, ऐसा नहीं होगा। एक मॉलिक्यूल आगे जाएगा ना तो उसे चिपक के दूसरा भी आगे जाएगा। इसको कहते हैं कोहेसिव फोर्स। तो वाटर के पास दोनों प्रॉपर्टी होती है, कोहेसिव की भी और एडहेसिव की भी। वाटर ग्लास से भी चिपकता है ना, होता है कि नहीं स्टिक? आप एक गिलास पानी भरो और फिर उस ग्लास में से पानी को खाली कर दो तो कुछ ड्रॉपलेट्स पानी के ग्लास में अभी भी चिपके रहेंगे, जिसको आप ऐसे बार बार छिटक सकते हो तो आपके ऊपर आएगा। खेलते ना ऐसा कि पानी को छिटक रहे हैं ऐसे, मतलब पानी पूरा खाली है, ग्लास खाली दिख रहा है, पर उसके अंदर दो तीन ड्रॉप कहीं ना कहीं चिपकी भी रहती है। उसका कारण क्या है? कि वाटर का एडहेसिव फोर्स भी होता है इसके साथ, जिस कंटेनर में उसको रखा गया है। तभी तो वाटर को यूज नहीं करते अपन थर्मोमीटर में। क्या यूज करते हैं? मर्क्यूरी। क्योंकि मर्क्यूरी कभी भी ग्लास की वॉल से स्टिक नहीं होता। समझ रहे क्या? इट नेवर स्टिक्स टू द ग्लास। वरना फिर अगर अपन ने वो यूज कर रहा होता तो पानी बार बार ऊपर चढ़ता, फिर हमारे बॉडी से निकालने के बाद टेम्परेचर कम हो गया तो पानी नीचे आता, बट कुछ ड्रॉपलेट ऊपर ही चिपके रह जाते थर्मोमीटर के अंदर। जस्ट इमेजिन कैसा होता फिर आपको बार बार उसको झटक के नीचे लाना पड़ता, पर तब भी वो कुछ ना कुछ ड्रॉप ऊपर रह ही जाते, क्योंकि पानी क्या करता है? अपने ग्लास के सरफेस से स्टिक होने की उसके पास क्या है? एबिलिटी है। तो दो टाइप के फोर्स होते हैं, एक होता है कोहेसिव फोर्स, वाटर का वाटर के साथ अट्रैक्शन, और एक होता है एडहेसिव फोर्स, वाटर का ग्लास के साथ अट्रैक्शन। और एक्चुअली में ये अट्रैक्शन ज्यादा होता है। तभी तो जब पानी या लिक्विड को आप अगर एक मान लो आप टेस्ट ट्यूब में आपने पानी को भरा ना, तो इट ऑलवेज फॉर्म दिस टाइप ऑफ मेनिस्कस। इसको क्या बोलते हैं? मेनिस्कस। कभी पानी स्ट्रेट नहीं रहता, वो ऐसा कर्व में रहता है।
अगर मुझे रीडिंग लेनी होती है ना, जैसे अपन को मेजर करना है, आई वांट टू मेजर 50 ml वाटर, तो अपन उसके लिए सिलेंडर लेते हैं, मेजरिंग सिलेंडर, उसके अंदर कैलिब्रेशन होता है 0 से लेकर के 100 ml तक का। तो 50 ml यहां पर होगा कहीं, तो पानी को भरते वक्त जब पानी आप भर लोगे ना, तो ये कुछ स्ट्रेट नहीं रहेगा कभी भी, ये कैसा रहता है, ऐसा मेनिस्कस बनाता है, लाइक दिस। ठीक है, ये मेनिस्कस का हमें नीचे वाला पार्ट देखना होता है कि वो 50 की लाइन में होना चाहिए, तो वो 50 ml कहलाता है, ना कि ऊपर वाला पार्ट। अब ये मेनिस्कस क्यों बन रहा है, उसका रीजन है कि एडहेसिव फोर्स के कारण कुछ मॉलिक्यूल इधर वाले ग्लास की वॉल में चिपक गए हैं, तो अब ये ऐसे दिखेगा। बीच में तो ग्लास का वॉल नहीं था ना, कहां वॉल है, साइड में, तो वो साइड वाले क्या हो गए, चिपक गए ग्लास से, तो अब वो कैसे दिख रहे हैं, ये वाले चिपके हैं, तो वो ऐसे लटके होंगे ना, तो कैसे दिखेंगे, ऐसे दिखेंगे। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं, क्योंकि पानी में एडहेसिव फोर्स कोहेसिव फोर्स से ज्यादा होता है, और मर्क्यूरी में जस्ट उल्टा। आप मर्क्यूरी को अगर टेस्ट में भरोगे ना, तो मर्क्यूरी कुछ इस टाइप का मेनिस्कस बनाएगा। अब इसका क्या रीजन है कि वो आपस में ज्यादा पास पास रह रहे हैं, वो ग्लास के साथ चिपकना पसंद नहीं करते हैं। इसलिए देखो, ये वाला नहीं चिपकूंगा बोल के इधर आ गया, ये वाला भी बोला नहीं चिपकूंगा बोल के इधर आ गया, ऐसे करके सब इधर आ गए, तो बीच में ज्यादा भीड़ हो गई, तो किस टाइप का मेनिस्कस बन गया, कुछ ऐसा। समझ रहे क्या, तो इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स मेनिस्कस, कॉन्वेक्स, है ना, और इसको बोलते हैं कॉनकेव। कॉनकेव वाला ऐसा रहता है ना, कुछ इस टाइप का। तो ये वाला सरफेस उठाया हमने, कॉनकेव मेनिस्कस, कॉन्वेक्स मेनिस्कस, उससे थोड़ा रिलेट करो तो समझ में आएगा। लेंस कॉन्वेक्स होता था, ये कॉनकेव होता था ना, समझ रहे हैं क्या। ठीक है, तो ये एडेसिव कोई से समझ में आया ना, तो इसका मतलब ये कि अगर आपने सक किया पानी को, तो पानी का सिर्फ एक मॉलिक्यूल ऊपर नहीं आएगा, उसके साथ खींचे चले जाएंगे पूरे के पूरे मॉलिक्यूल, और एक बार अगर वो चालू हुआ, आप ऐसा रख दो, अब आना चालू हो जाएंगे, क्योंकि एक बार उनका खिंचाव चालू हो गया ना, तो अब वो एक एक करके ऊपर आते जाएंगे, चिपक चिपक के एक के साथ। हाँ, ट्रेन जैसे। ठीक है, चलो, तो इसको नेक्स्ट क्लास में लिखते हैं अपन, है ना। अभी अपने सिर्फ लिखा है कि जाइलम काम क्या करता है, कैसे करता है, या वो कैसे अगेंस्ट ग्रेविटी पानी ऊपर चढ़ रहा है, एसेंट ऑफ सैप कैसे हो रहा है, एसेंट ऑफ सैप कैसे हो रहा है, तो अपन ट्रांसपिरेशन लिखेंगे, कोहेशन लिखेंगे, दो रीजन है। ठीक है, उसके कारण सक्शन पुल क्रिएट हो रहा है, एंड द वाटर इज गोइंग अप, एसेंट ऑफ सैप।